गुड इवनिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपना नोट्स वगैरह तैयारी कर रहे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। और कोई भी डाउट आए तो आप उसको कमेंट में करिए। बाकी आपको अपना ओपिनियन भी डालना है कि क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो कृपया कमेंट में डाल दें ताकि हम और भी अच्छे से और चीज़ों को बता पाएँ और ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें हम लगभग इसको ख़त्म करने वाले हैं आज। देखते हैं क्या, उसके बाद चलते हैं और इसको निपटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन 250 तक हमने कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं 251 से। 251 में बोलता है द मटेरियल ऑफ अ रबर बैलून हैज़ अ पॉइजंस रेशियो दे रखा है 0.5, पॉइजंस रेशियो 0.5 दे रखा है एंड यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू ब्लो द बैलून देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है आपसे। देखिए, अगर कोई एक बैलून होगा, अगर उसमें हम हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, चारों साइड से इक्वल प्रेशर लगाता है ये, तभी जाके ये फूलता रहता है। आपने बचपन में बहुत फुलाया होगा बैलून को। तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड सब में बराबर लगेगा। तो सिग्मा एक्स स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन और सिग्मा स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, सारे सिग्मा ही होंगे। ठीक है, तो अब आइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं क्या, स्ट्रेस के टर्म में अगर लिखना होगा तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई 3, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा प्लस बाई 3 और इंटू 1 माइनस 2 म्यू, इंटू 1 माइनस 2 म्यू से करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद करते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को सिग्मा रखते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा बाई 3 और सॉरी, सिग्मा प्लस सिग्मा एक्स बाई 3 नहीं, सिग्मा बाई ये ई होता है, ये ई होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, 2 इंटू म्यू की जगह 0.5। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, 3 सिग्मा बाई ई, 3 सिग्मा बाई ई और इंटू 1 माइनस 1 हो गया। तो ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसको लिख दीजिए 0। अब आंसर मैच कर लीजिए, यही है आपका आंसर। आंसर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आ गया, तो इसका आंसर हो गया क्या, डी हो गया। ठीक है, तो 251 का डी। 252 पे आइए। द क्रिस्टल ऑफ दोज आर डेवलप्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, crystals those are developed equally in all direction is known as, crystal those are developed equally in all direction is known as, मतलब कि इसमें किसकी बात कर रहा है आप, आइसोट्रोपेंट, इक्वेंट, प्रिज्मेटिक और डायड्रेटिक। देखिए इसमें डायड्रेंट क्या होता है, ये इक्वेंट क्या होता है, इक्वेंट होता है कि अगर स्ट्रेस अगर इसमें लगाते हैं तो अगर किसी चीज़ का भी जो भी होगा, इसका डायमीटर जो है नियरली इक्वल, और या फिर इक्वली भी बोल सकते हैं कि अगर इसका डायमीटर अगर इक्वल हो रहा होगा तो इसको बोलते हैं इक्वेंट। तो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन बोल रहा है, तो अगर इसका डायमीटर सारे डायरेक्शन में सेम होगा तो इसको बोलेंगे इक्वेंट। ठीक है, और इक्वेंट हो गया। उसके बाद आते हैं प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, प्रिज्मेटिक वो नहीं होता, प्रिज्मेटिक होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है थ्रू आउट द लेंथ, या फिर थ्रू आउट द ये होता है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक। और डायड्रेटिक क्या बोलता है, डायड्रेटिक होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल में, जिसको डायड्रेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है तो डायमीटर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये डायड्रेटिक नहीं हो पाएगा, डायड्रेटिक नहीं हो पाएगा और आपको ये भी नहीं हो पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको इक्वेंट। ठीक है, इक्वेंट हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। 253 पे आते हैं। द 1 मीटर लॉन्ग रॉड इज फिक्स्ड एट वन एंड, and there is a rigid wall at distance 1 mm. At distance 1 mm from the free end of the rod is depicted in the figure. What is the thermal stress generated in the rod
इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यंग्स मॉडल्स दे रखा है आपको, अल्फा भी आपको दे रखा है। थर्मल ऑफ कोफिशिएंट, थर्मल ऑफ एक्सपेंशन वाला कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको ना अल्फा को, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें बात क्या कर रहा है कि इसका निकालना है थर्मल स्ट्रेस। क्या बोला, व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस पूछा है। तो थर्मल स्ट्रेस को क्या लिखते हैं इस केस में, अगर ये एक्सपेंशन, ये गैप बना रखा है तो इसको लिखते हैं ई इंटू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, जो उसमें दे रखा होगा, ये डेल्टा दे रखा है, इसको बोल देते हैं डेल्टा, 1 mm गैप का है, डेल्टा बोल देते हैं, और डिवाइड बाय एल। अब वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा थर्मल इक्वल टू क्या रखिएगा, वैल्यू रखिए, ई का वैल्यू कितना दे देगा, 200 जीपीए, 200 इंटू 10⁻3, और ये 10⁻3 और इंटू एल अल्फा डेल्टा टी, एल कितना दे रखा है 1000, अल्फा कितना दे रखा है 12 इंटू 10⁻12 माइनस 6, और टेम्परेचर से कितना राइज किया इतना, और ये कितना दे रखा है 1 mm का, 1 mm का गैप दे रखा है, डिवाइड बाय लेंथ दे रखा है 1000 mm दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1000 से तो पहले इसको 1000 को उड़ाइए, ये कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 200 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, कैल्सी निकालिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 10⁻⁻6 चला गया तो 10⁻⁻1 मतलब 1.2, तो ये हो गया 1.2 माइनस 1, ये क्या हो गया 1.2 माइनस 1 हो गया। तो चलिए अब क्या हो गया 200 इंटू 0.2, यानी कि ये एक जीरो आ गया नीचे, ये पॉइंट को उड़ाया ना, तो ये आ गया 10 और एक जीरो कट गया तो 20 दूना 40, ये आ गया थर्मल स्ट्रेस कितना आया 40 एमपीए का, एमपीए का, ये जीपीए दे रखा था एमपीए में बदल दिया है तो 40 एमपीए का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 53 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 54 पे चलते हैं, 54 पे 53 हो गया, 54 पे द फाइंड आउट द लैम्ब कांस्टेंट लैम्डा एंड म्यू फॉर द आइसोट्रोपिक मटेरियल हैविंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है एंड पॉइजंस रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखिए लैम्स कांस्टेंट आपसे पूछा है, लैम्स कांस्टेंट पहला कांस्टेंट का अगर हम बात करें, अल्फा की बात करें, तो अल्फा को क्या लिखते हैं लैम्स कांस्टेंट के लिए, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ई म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू, ई म्यू 1 प्लस म्यू और 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, ये फार्मूला होता है। अब क्या करते हैं कि अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, ई का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे रखा है 200 जीपीए, 200 इंटू 10⁻3 और म्यू का वैल्यू पॉइजंस रेशियो 0.2 दे रखा है, और डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 और 1 माइनस 2 इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अल्फा मिल जाएगा हमको, क्या हो गया ये 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, ये चला गया, सॉरी 1 मिनट, हाँ चलिए इसका क्या है 2 इंटू 10⁵, 10⁵ इंटू 0.2, क्या हो रहा है इसको 0.2 और डिवाइड बाय हो गया 1.2 इंटू ये 0.4 और जो ये हो गया 0.6। अब डिवाइड कर लीजिए इसको और आंसर निकालिए, 12 इंटू 1.2 है ये 1.2 है, क्या हो रहा है 1.2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 2 इंटू 10⁵ हो गया और डिवाइड बाय इंटू 0.2 और ये हो गया, और डिवाइड कर लेना है इसको, डिवाइड बाय 1.2 और डिवाइड बाय 0.6, इसको डिवाइड करिए, ये होता है ये आंसर आया आपको कितना, ये आंसर आ गया आपको
ये आंसर आपको कितना दे रहा है, कैलकुलेट करिए कोई फटाफट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 टाइम्स 5, ये आ रहा है 5 टाइम्स 5.55, 0.55। अब इसको क्या बोल रहा है कि 5.5 इंटू 10 ये 5 हो गया। अब इसको बोल रहा है कि इसका आंसर बताइए। तो इस ये क्या है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। और इसको अगर हम जीपीए बनाएंगे तो 10⁻³ क्या लीजिए, 55 इंटू 10 इंटू ये हो गया जीपीए में, इंटू 10⁻³ से करेंगे ना तो ये जीपीए हो जाएगा। तो इसको करेंगे, ये हो गया जीपीए, ये हो गया जीपीए, ये आ गया अल्फा। अल्फा का वैल्यू आपका ये आया। ठीक है। दूसरा कांस्टेंट की बात करें, दूसरा लेंस कांस्टेंट एक म्यू होता है, दूसरा कांस्टेंट अल्फा लैम्डा एंड म्यू का बोला है ना, लैम्डा एंड म्यू का बोला हुआ है, लैम्डा एंड म्यू का बोला है। ये क्या आ रहा है यार, लेमडा एंड म्यू का बोल रहा हूँ। म्यू म्यू में दूसरा 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 कांस्टेंट इसका क्या लिखते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं म्यू का। म्यू के लिए क्या लिखते हैं, 2e म्यू, 2e म्यू बाय 1 माइनस म्यू, 1 माइनस बाय 1 माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू, और 1 प्लस म्यू का मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको करिए 2 इंटू 1 ई का वैल्यू रखिए कितना है, ई का वैल्यू रखिए 200 इंटू 10⁻³ ये जीपीए रखे हैं, ये जीपीए ही है, छोड़ो इसको, जीपीए को हटाते हैं, ये जीपीए में ही रखा है 200 जीपीए, 200 जीपीए। और यहाँ पे भी अगर हम इसको 10⁻³ ना करें तो सीधा ये वैल्यू आ जाएगा 2, और इसके बाद आ जाएगा म्यू का वैल्यू दे रखा 0.2 और डिवाइड बाय करिए 1 माइनस म्यू, यानी कि 1 माइनस 0.2 और 1 प्लस 0.2। अब डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया कितना 1 माइनस, ये हो गया 2 इंटू 0.2 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइड बाय, ये आ गया कितना, ये आ गया 80, 80 डिवाइड बाय, ये आ गया 0.8 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 0.8 डिवाइड बाय 0.8 और डिवाइड बाय 1.2 से 1.2, ये आ गया 83.33, 83 पॉइंट, ये आ गया डिवाइड कितना 83.33 जीपीए, जीपीए ये 83.3 जीपीए, ये आ गया आंसर आपका 83.3 जीपीए। आप आंसर मैच कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका सी, 254 का हो गया सी। 255 पे आइए, द कांस्टेंट ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज सिग्मा एक्स दे रखा है 250। कंसीडर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एनी पॉइंट सिग्मा एक्स इक्वल टू 250, सिग्मा जेड इक्वल टू 250 दे रखा है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज कंसीडर्ड एज 2 जीपीए एंड 0.18 दे रखा है, 2 जीपीए एंड 0.18 दे रखा है म्यू का वैल्यू। देन द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में आपको पूछा है, तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा जेड, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई। अब देखिए यहाँ पे आपको सिग्मा वाई दे रखा है 0, कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है तो 0 रख दीजिए। सिग्मा जेड कितना दे रखा है 250 डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है 2 जीपीए, 2 इंटू 10⁻³ रखिए, माइनस म्यू का वैल्यू रखिए, म्यू कितना दे रखा है 0.18 इंटू सिग्मा एक्स कितना दे रखा है 250 और ई का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻³। तो इसको रखिए 250 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 1 माइनस 0.18, ठीक है। ये हो गया 125 इंटू 10⁻³ 125 इंटू 10⁻³ या फिर इसको डिवाइड बाय 1000 ही रख लेते हैं,
ये डिवाइड बाय 1000 ही रख लेते हैं, छोड़िए इसको, रखा डिवाइड बाय यहीं पे करते हैं 250 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 माइनस 0.18, 1 माइनस 0.18, ये आ गया 0.82 इंटू 250 और डिवाइड बाय 1000, ये आएगा 0.205, 0.82 और 1.25, अरे यार 1.25 ना, 250 डिवाइड बाय और 0.25 डिवाइड बाय भी तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 0.102 आ रहा है, 1025 के करीब आ रहा है। ये 1000 नहीं है, ये 2000 है, ये 2 बचा हुआ है। अब इसको करिए, ये होता है 0.1025 यानी कि करीब करीब 0.103 लिख दीजिए, इसको 103 लिखिए, 0.103 लिख सकते हैं। ये आ गया आपका स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। आपका आंसर हो गया कितना, 255 का हो गया बी। 256 पे आइए, 256 पे आइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो स्ट्रेन कंपोनेंट्स फॉर द प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। देखिए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम बोला है, नॉन जीरो स्ट्रेन कंपोनेंट बोला है। प्लेन स्ट्रेस के कंडीशन में ये हो गया क्या, 2D स्ट्रेस टेंसर हो गया, 2D टेंसर हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं, EX और 5XY, और इसके लिखते हैं 5YX और EY। तो अब इसमें क्या आया, EX EY और 5XY इक्वल टू 5YX, ये दोनों बराबर, तो 1 2 और ये 3 कांस्टेंट आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 256 का सी। 256 का हो गया सी। 257 पे आइए, 257, इफ द गिवन मटेरियल E इक्वल टू 2G देन द इलास्टिक इक्वल टू 2G, E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G इज द शियर मॉडुलस, देन बल्क मॉडुलस K विल बी। K का वैल्यू पूछा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, E इक्वल टू GE और K का रिलेशन पूछा है ना, E इक्वल टू 9kg/3k प्लस G, E इक्वल टू 2G बोलिए, E इक्वल टू 2G बोला है रखने के लिए, E इक्वल टू 2G रखिए। देन द बल्क मॉडुलस K का वैल्यू पूछा है, इक्वल टू 2G रखिए, चलिए ठीक है 2G रख दिया, और यहाँ हो जाएगा क्या, 9kg डिवाइड बाय 3k की जगह 3k प्लस E के जगह पे 2G रख दिए, 3k प्लस G, 3k प्लस G, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू से अगर हम करें, E इक्वल टू 2G इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2G, एक मिनट, जिससे नहीं बनेगा, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू से करिए, K का वैल्यू पूछा है, छोड़िए, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E को 2G रखिए, 2G इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, तो 2G से 2G कट गया, 1 माइनस 1 गया 0, तो म्यू का वैल्यू कितना आया 0। यहाँ से कर लीजिए, E इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। चलिए E बाई 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 1, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये E बाई 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k इक्वल टू E बाई 3 आ गया। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका 257 का बी। 258 पे आइए, 258 पे, in case of the terminal problem the assumption the plane section perpendicular to the longitudinal axis before the deformation remains plane, the perpendicular to the longitudinal after the deformation holds for the shaft having, ये जो होता है shaft, ये shaft होता है आपको सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का शाफ्ट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और इसके कुछ एजम्पशन और देख लीजिए। एजम्पशन होता है शाफ्ट शुड बी स्ट्रेट,
शाफ्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो एजम्पशन में लिख दूं क्या, चलिए एजम्पशन लिख देता हूं मैं, एजम्पशन लिख देता हूं मैं। पहला एजम्पशन होता है शाफ्ट स्ट्रेट होना चाहिए, शाफ्ट शुड बी स्ट्रेट, लिखिए शाफ्ट शुड बी स्ट्रेट, शाफ्ट शुड बी स्ट्रेट। और क्रॉस सेक्शन कैसा चाहिए, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूसेस इन शाफ्ट शुड बी एक्सीडेड द इलास्टिक, शुड नॉट बी exceeded the elastic limit. Shear stress induced in the shaft, shear stress induced in shaft should not be exceed should not be exceeds the elastic limit, इलास्टिक लिमिट। तीसरा बात करते हैं, तीसरा होता है क्या, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, ट्विस्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, सर्कुलर सेक्शन होगा और बिफोर ट्विस्टिंग और रिमेन सर्कुलर ही होगा, सर्कुलर सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन सर्कुलर, सर्कुलर सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग and after twisting remains circular, after twisting circular section before twisting remains circular after twisting। ठीक, सर्कुलर सेक्शन ट्विस्टिंग के पहले भी और बाद में भी सर्कुलर ही रहेगा। और क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, और दूसरा क्या होगा कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। ये हो गया। टॉर्जनल फार्मूला को लिखते हैं क्या, ई टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये हो गया टॉर्जनल फार्मूला, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 159 पे आते हैं। द सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ए and Young's modulus E as rigidly fixed at the upper end, what hangs vertically, the elongation of bar due to the self weight, self weight के वजह से क्या होता है, गामा एल स्क्वायर बाय 2E, और वेट के टर्म में लिखेंगे तो डब्ल्यू एल ओवर 2AE, डब्ल्यू एल ओवर 2AE। अब ये देखिए डब्ल्यू एल ओवर 2AE कितना दे रखा है, 259 का आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एल ओवर 2AE बी हो जाएगा आंसर इसका। 259 का हो गया, 259 का हो गया। उसके बाद 260 में आइए, 260 में क्या बोल रहा है कि द मेटल ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमीटर डी एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ई एंड म्यू एंड थर्मल कोएफिशिएंट ई V and alpha are the Young's modulus and Poisson's ratio, ये Poisson's ratio दे रखा है, and the coefficient of thermal expansion is respectively, then the ball is free to expand, अगर ball अगर free to expand, then the hydrostatic stress developed within the ball due to the temperature change। देखिए अगर ये फ्री टू एक्सपैंड है, फ्री टू एक्सपैंड कर रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये फ्री टू एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि आपका क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप, हाइड्रोस्टैटिक बोल रहा है या फिर थर्मल हाइड्रोस्टैटिक, देन द हाइड्रोस्टैटिक और या थर्मल स्ट्रेस डेवलप कौन सा होगा इसमें, थर्मल और फ्री टू एक्सपैंड में तो जीरो ही होता है, ये तो कंसेप्ट बता ही रखा है आपको। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, द माइल्ड स्टील फ्लैट विड्थ 100 mm एंड द थिकनेस इज 12 mm बेंट इनटू द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, अप्लाइंग द प्योर मोमेंट m, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200, इतना मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ m पूछा है आपसे, इसमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ m पूछा हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला लिखाते हैं, m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू e बाई आर, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू ई बाई आर। चलिए इसमें क्या क्या, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, आर दे रखा है, और ये दे रखा है थिकनेस 12 mm एंड विड्थ भी दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इसको करिए, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा वाई का स्ट्रेस का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, सिग्मा का स्ट्रेस का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई बाई आर से कंपेयर करेंगे, ई बाई आर से कंपेयर करेंगे, ई बाई
आर से कंपेयर करेंगे। चलिए अब वैल्यू रखिए, एम का वैल्यू आपसे पूछा ही है तो क्या हो जाएगा ई बाय आर इंटू आई। ई का वैल्यू रखिए 200 इंटू 10⁻³ और आर का वैल्यू रखिए, आर क्या है, आर का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है ना 10 मीटर, तो 10 मीटर को mm बनाइएगा। 10 मीटर दे रखा है ना, 10 मीटर दे रखा है, तो चलिए mm बना लेते हैं इसको, 10 मीटर बना दें तो mm बनाते हैं। चलिए छोड़िए, 1000 10 इंटू 10 ई बाय आर इंटू आई, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू बी डी क्यू बाय 12, बी 100 दे रखा है, डी बी डी क्यू बाय 12, 12 से 12 चला गया तो स्क्वायर बच गया, और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो इसका भी कट गया, और ये क्या था 144 गुना 288, 288 और 288 और 1 2 1 3 जीरो, 1 2 1 3 जीरो, ये क्या हो गया 288 और 1 2 3 जीरो, ये क्या हो गया न्यूटन mm में आया। अब इसको न्यूटन मीटर बनाना है, तो मीटर बनाना है तो डिवाइड बाय 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 288 न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा कितना, m का वैल्यू आ गया ये 288 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 261 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 262 पे आइए। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस इज लार्ज इन केस ऑफ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस इज लार्ज इन केस ऑफ किस में होगा, बाउंडेड बीम्स में होगा, अनबाउंडेड बीम्स में होगा, टेंसर्ड बीम में होगा, या फिर किस में एनकरेज बीम में होगा। तो ये किस में होगा, बाउंडेड बीम में होगा, क्योंकि इंक्रीज इन स्ट्रेस इन सबसे ज़्यादा किस में होगा, बाउंडेड बीम में ही होगा। 262 का आ गया, 262 के बाद 263 पे आइए। द कंक्रीट बीम इज पोस्ट टेंशन ऑफ द केबल कैरिंग द इनिशियल स्ट्रेस दे रखा है इतना, एंड सिर्फ जैकिंग टू द वाल ऑब्जर्व टू द 5 mm, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 200 इतना दे रखा है, स्पैन दे रखा है 30 मीटर का। व्हाट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एनकरेज। देखिए स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, स्ट्रेस को स्ट्रेन की सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई इंटू स्ट्रेन लिखते हैं, ई इंटू स्ट्रेन लिखते हैं, तो सिग्मा लॉस निकाल लीजिए। चलिए सिग्मा लॉस की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज लॉस बाद में निकालेंगे, अभी ये सिग्मा लॉस निकालते हैं। तो स्ट्रेस लॉस कितना हो जाएगा, ई इंटू चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में हो रहा है ना, तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो ई का वैल्यू रखिए कितना है 210 किलो न्यूटन, 210 इंटू 10⁻, न्यूटन पर mm² हो गया, और इंटू लेंथ देखिए चेंज इन लेंथ दे रखी है, चेंज इन लेंथ कितना दे रखा है, चेंज इन लेंथ दे रखा है जैकिंग टू सिल्वर ऑब्जर्व टू 5 mm, 5 mm दे रखा है, और चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ दे रखा है आपको 30 मीटर का, ओरिजिनल लेंथ दे रखा है 30 मीटर का, ठीक है। और ये क्या है 5 mm दे रखा है, तो 30 ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर बना देते हैं, और ये तो ये हो गया न्यूटन पर mm² में हो गया, तो ये चलिए इसको भी मीटर बना देते हैं, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा 10⁻3, 10⁻³ गया, और आपको 1 जीरो कट गया, 3 से काटिए इसको, 7 मरतबा कट गया, ये कितना हो गया 35 न्यूटन पर mm²। ये आ गया आपको सिग्मा लॉस, स्ट्रेस लॉस का। अब परसेंटेज लॉस निकालना है आपको, परसेंटेज लॉस इन स्ट्रेस, ये परसेंटेज निकालें क्या, इनिशियल के इसमें फाइनल और इनिशियल के कंपैरिजन में निकालते हैं। तो इसमें दे रखा है कि इनिशियल स्ट्रेस देखिए कितना दे रखा है, इनिशियल स्ट्रेस कितना दे रखा है 1000, इनिशियल स्ट्रेस दे रखा है 1000, और लॉस कितना आया 35, तो कितना आ रहा है 35 डिवाइड बाई 1000, और ये परसेंटेज बनाइए तो 100 के 2 जीरो गए, 1 जीरो गए, तो ये कितना आ गया, परसेंटेज लॉस कितना आया इसमें, परसेंटेज लॉस आया 3.5% का लॉस आया इसमें।
चलिए 3.5 आंसर का 263 का आंसर मिला लीजिए। 263 का आंसर हो जाएगा ए। 264 पे आते हैं। 264 पे आते हैं तो 264 में क्या बोला है? 264 में बोला था स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड टू 15 to 40 डिग्री एंड इट वाज फ्री टू एक्सपेंड। देन अगर ये फ्री टू एक्सपेंड है तो इसमें क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? जीरो होगा। फ्री टू एक्सपेंड में थर्मल स्ट्रेस नहीं होता है, तो ये हो गया 265 में आइए। टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज द डायलेटेशन इज नोन एज। डायलेटेशन को और क्या बोलते हैं? डायलेटेशन को और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से नोट करते हैं ना। ईवी इक्वल टू क्या लिखते हैं? सिग्मा के टर्म में लिखिए। ईवी इक्वल टू लिखते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाय ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और ये अगर सब बराबर हो जाए, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड हो जाए, तो क्या लिखते हैं? सिग्मा 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिस स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, ये सारे कब बराबर होंगे? ये हाइड्रोस्टैटिक करेक्ट उसमें बराबर होते हैं, सब बराबर होता है। अभी भी एक कंसेप्ट बताया था आपको। तो इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कारण कौन सा हो गया? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस हो गया। 265 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 266 पे आए, द शियरिंग स्ट्रेस इन ए प्लेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज 100 MPa। तो शियर स्ट्रेस दे रखा है कितना? 100 MPa। द शियरिंग स्ट्रेस इन प्लेस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस दे रखा है। ई का वैल्यू, इलास्टिक मॉडुलस दे रखा है 200 GPa एंड द पॉइजंस रेशियो दे रखा है कितना आपको? 0.25। देन द शियरिंग स्ट्रेन बोला है। देखिए शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेन होता है आपको, शियरिंग स्ट्रेन होता है कितना? शियरिंग स्ट्रेन होता है शियर स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ ये होता है शियर स्ट्रेस बाय जी। तो अब जी का वैल्यू निकालना है। जी का वैल्यू निकालने के लिए आपको ई और म्यू दे रखा है, यहां से जी निकाल सकते हैं। ई इक्वल टू लिखिए 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 2g म्यू। ई का वैल्यू देखिए कितना रखेंगे? 200 GPa रखिए। जी 200 इसको पूरा क्या रखेंगे? 200 GPa रख के चल लेते हैं, या फिर चाहो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो और या फिर 200 GPa भी रख सकते हो। तो आपकी इच्छा है, आप जैसा भी रखना चाहो आप रख लो। मैं फिलहाल 200 GPa रख के चल रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 और जी निकालना ही है इंटू 1 प्लस म्यू का वैल्यू रखिए कितना? 0.25 और ये हो गया कितना? ये हो गया जी। अब जी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कितना आ गया? 100 डिवाइड बाय 1.25। 100 डिवाइड बाय 1.25, 100 डिवाइड बाय 1.25, ये आ गया आंसर का आपको 80 GPa। जी का वैल्यू आ गया 80 GPa, 80 GPa। ठीक है, 80 GPa। चलिए तो 80 GPa आ गया। तो अब आगे बोलिए जी का वैल्यू 80 GPa रखिए वहां पे और सॉल्व कर दीजिए। इसको हो गया 80 GPa। अब आइए शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है 100 MPa। 100 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना? चलिए mm स्क्वायर में, और ये दे रखा है, ये निकला कितना? 80 GPa। 80 इंटू 10 टू द पावर 3, 80 इंटू 10 टू द पावर 3 GPa। GPa है ना, तो गीगा है, तो न्यूटन को 9 लिखिए, और ये हो गया मीटर में, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये तो ये कट गया, आपको ये 10 टू द पावर 3 बच गया। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, तो 10/8 या तो 10/8 डिवाइड बाय 1.25 होता है, 1.25 होता है। ठीक है, ये इसको एक बार फिर से लिख दीजिए, ये खिचड़ी हो गया है यहाँ पे। चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं। तो इसको लिखिए, ये कितना रहेगा? 80 GPa। शियर स्ट्रेस कितना दे रखा है? शियर 100 MPa। 100 दे रखा है, ये सीधा रखते हैं। चलिए MPa के टर्म में ही रखिए 100 MPa, और ये आया है 80 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa। MPa से MPa गया, और ये कितना बच गया? ये बच गया कितना? ये आ गया 200, ये आ गया 1.25
एक जीरो कट गया, 1.25 डिवाइड बाय 1000, तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25 डिवाइड बाय 1000 ये करेंगे 0.00125 आ गया, 0.00125 आ गया, ये आंसर आ गया 0.00125 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 266 का ए। 267 पे आते हैं, 267 पे आते हैं, 267 पे। द लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स ऑफ द बार एज शोन इन द फिगर, लार्जेस्ट इंटरनल फोर्स पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, कितना आएगा, ये देखिए 20 का टेंशन में है, माइनस 15 का कंप्रेशन में है, और प्लस 12 का टेंशन में है, माइनस 10, तो इसको क्या लिखेंगे, 20 12 32 माइनस 25, 25 7 32, 7 आ गया, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 7 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडुलस ऑफ द टफनेस ऑफ द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, अप टू फेलियर तक होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अब यहाँ तक जो फेलियर होगा इसको ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो अप टू रप्चर पॉइंट, यानी कि रप्चर पॉइंट हो जाएगा 268 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 269 में आइए, द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल हैविंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना एंड रिजिडिटी इतना। तो बल्क मॉडुलस पूछा है, बल्क मॉडुलस आपसे पूछा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आपको E इक्वल टू 9 kg बाय 3k प्लस 3k प्लस जी, 9 kg बाय 3k प्लस ये हो जाएगा g, 3k प्लस इसको करिए g, ये हो जाएगा g। चलिए यंग्स मॉडुलस दे रखा है 200 GPa, 200 GPa, 9k का वैल्यू, बल्क मॉडुलस तो आपसे पूछा ही है, द बल्क मॉडुलस आपसे पूछा है, और g का वैल्यू दे रखिए 80, और 3k पूछा है 3k, और प्लस g का वैल्यू दे रखा है 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके ले आएंगे तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। इसको लिखिए 3k प्लस 80 इक्वल टू 9k इंटू 80 डिवाइड बाई 200, जीरो एक जीरो कट गया, 20 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो गया कितना 18k बाय 5, 18k बाय 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे 3k प्लस 80, 3k प्लस 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, इसका सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लिखिए इसको लिखिए 18k इक्वल टू 15k प्लस 400, 3k ये घटा दीजिए, 3k इक्वल टू 400 और k इक्वल टू 400 बाई 3, तो इसको लिखिए 400 बाई 3, 400 डिवाइड बाई 3, ये करोगे तो 133.33 आ रहा है, 133.33 133.33 आ रहा है। ठीक है, 133.33 के का वैल्यू आया, ये आ गया जीपी में 133। 269 का क्या हो जाएगा बी, 269 का हो गया बी, 270 पे आइए। अब बार ए बी आर इक्वल लेंथ and but B has the area half that of the A and bar A having half that of A and bar B have the Young's modulus the 2 बार दे रखा है ना A का और B का, तो 2 बार A and B आर इक्वल लेंथ, A और B का बार है, लेंथ दोनों का बराबर है, बट B हैज एरिया हाफ दैट ऑफ A, B का एरिया जो है, एरिया अगर इसका A है तो इसका एरिया क्या है A/2 है। ठीक है, एंड बार A हैव यंग्स मॉडुलस डबल दैट ऑफ B, बार A का जो है एंड बार A हैव यंग्स मॉडुलस डबल दैट ऑफ B, अगर इसका यंग्स मॉडुलस E है तो इसका क्या है 2E है,
P लोड इज अप्लाइड टू बार, देन द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, दोनों में लोड क्या लग रहा है, P लग रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन निकालिए। डिफ्लेक्शन क्या लिखेंगे, PL अपॉन AE, ए और ई के जगह पे 2E रखेंगे, और इसका डिफ्लेक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, PL अपॉन A, और ये 2 ऊपर चला गया, A/2 है ना, A/2E। ठीक, तो देन क्या बोल रहा है, अप्लाइड देन द रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ बार A to B, डेल्टा ऑफ A टू डेल्टा ऑफ B, तो ये क्या लिखेंगे, PL अपॉन 2AE डिवाइड बाय 2PL अपॉन 2PL अपॉन AE। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम, 200 ये हो गया PL अपॉन 2AE इंटू AE बाई 2PL, AE बाय 2PL हो गया ना, AE ऊपर चला गया, 2PL नीचे और P12 नीचे, तो AE कट गया और PL कट गया, तो क्या आ गया 1/4 आ गया। इसका आंसर 270 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 271 में आए, इलोंगेशन ऑफ द बीम ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A सब्जेक्टेड टू लोड P एंड डेल्टा L, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हाफ, देन द न्यू इलोंगेशन विल बी। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हाफ कर देता है, इलोंगेशन ऑफ द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड सब्जेक्टेड टू द लोड P डेल्टा L। चलिए पहले इलोंगेशन निकालिए, क्या लिखते हैं, PL अपॉन AE। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि PL है, क्रॉस सेक्शन एरिया सब्जेक्टेड टू लोड P एंड डेल्टा L of the modulus P is delta L and the modulus of elasticity is half। modulus of elasticity को हाफ करेंगे तो E/2 लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, PL 2PL अपॉन AE लिखेंगे, 2PL अपॉन AE लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, 2 इंटू PL अपॉन AE, यानी कि डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, और डेल्टा 1 दे रखा है, डेल्टा L है, डेल्टा 1 दे रखा है, ये डेल्टा L दे रखा है, ठीक है, तो डेल्टा L लिख देंगे, तो 2 टाइम्स डेल्टा L हो जाएगा, 271 का क्या आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए 272 पे आते हैं, 271 हो गया, 272 पे आइए। द फोर्स P ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बार शोन इन द फिगर, फोर्स P रखना है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बराबर कर लीजिए, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 कर लीजिए, फोर्स P आ जाएगा। चलिए तो पहला लिखिए 50 किलो न्यूटन पॉजिटिव प्लस P इक्वल टू क्या लिखिएगा, 30 प्लस 40, P इक्वल टू कितना आ रहा है, 70 माइनस 50, P इक्वल टू आ गया 20, P इक्वल टू आ गया 20 किलो न्यूटन में, P इक्वल टू आ गया 20 किलो न्यूटन में। 72 का आंसर हो गया D। 73 पे आइए, द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस एन 1/m इक्वल टू 0, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और ये क्या बोला है, 1/m को म्यू ही बोलते हैं, ये म्यू लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, E इक्वल टू क्या होगा, 2G, ये रिलेशन होगा, इसका आंसर हो जाएगा A। 273 का आंसर हो गया A। 274 पे आइए, 274 पे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ 10 mm डायमीटर होल इन अ स्टील प्लेट 10 mm थिक दे रखा है, एंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील इज इतना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इतना दे रखा है। देखिए एक कोई ये है मटेरियल है, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ डायमीटर 10 mm डायमीटर है, इसका दे रखा है कितना, 10 mm डायमीटर है, 10 mm इसका डायमीटर है, 10 mm फोर्स रिक्वायर्ड टू 10 mm डायमीटर होल इन अ माइल्ड स्टील प्लेट 10 mm थिक, ये कोई एक माइल्ड स्टील प्लेट है, उसमें ये आपको होल बनाना है, ठीक है, और ये दे रखा है, ये आपका मटेरियल हो गया, इसका थिकनेस भी आपको पता है, इसको ये होल आपको इसमें इनबिल्ट करना है, ये होल आपको उसमें बनाना है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि द shear स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील इज इतना। देखिए अगर होल करना होगा तो इसके स्ट्रेंथ में, इसके प्लेट के स्ट्रेंथ में होल करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा मटेरियल को, अगर इसका हम ये बनाने का कोशिश करें तो ये क्या करेगा, ये मटेरियल होगा आपका, ये आपका दिखेगा आपको, जो होल करेंगे तो उसके एरिया बनाएंगे तो इसके स्ट्रेंथ पे करना पड़ेगा। तो पेरीफेरी पे बना रहा है ना ये। तो क्या पूछ रहा है, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, फोर्स निकालना है तो पेरीफेरी को लिखेंगे क्या, पेरीफेरी को लिखेंगे पाई डी, पेरीफेरी को लिखेंगे क्या पाई डी, और पाई डी और इंटू थिकनेस, पाई डी इंटू थिकनेस लिखेंगे पाई डी इंटू थिकनेस लिख दिया। चलिए और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का इतना दे रखा है 360 MPa दे रखा है। चलिए पाई का पाई ही रखेगा, पाई में दे रखा है ये। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 10 mm, डी दे रखा है 10 mm दे रखा है, इंटू थिकनेस दे रखा कितना 12 mm, तो 10 और required to the 10 mm, required to punch 10 mm diameter hole in the mild steel plate, 10 mm thickness, 10 mm thickness भी दे रखा है, mm स्क्वायर हो गया इंटू 360 MPa, MPa मतलब बोले तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये हो गया mm स्क्वायर में, mm स्क्वायर कट गया, mm स्क्वायर कट गया। चलिए 1 2 3, तो ये क्या हो गया 36 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसको किलो न्यूटन बनाएंगे 36 पाई किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 36 पाई किलो न्यूटन, इतना स्ट्रेंथ आपको चाहिए। 274 का हो गया, 275 पे आइए, 275 पे आते हैं। अरे यार 275, द रेशियो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ अ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस टू स्ट्रेन दे रखा है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू स्ट्रेन दे रखा है, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यही होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 275 का हो गया, 276 पे आइए, 276 पे आएंगे। 276 पे क्या बोल रहा है कि द इलोंगेशन ऑफ द कॉनिकल बार ड्यू टू द सेल्फ वेट होता है गामा एल स्क्वायर ओवर 6e, गामा एल ओवर 6e और डब्ल्यू एल ओवर 2ae, ठीक है। गामा एल स्क्वायर ओवर 6ae और डब्ल्यू एल ओवर 2ae, ये होता है इलोंगेशन ऑफ ये गामा एल स्क्वायर ओवर 6e, गामा एल स्क्वायर ओवर 6e, ये हो जाएगा आंसर इसका। आपको इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, ये छोड़िए, ये आंसर है आपका गामा एल स्क्वायर बाय 6e, गामा एल स्क्वायर बाय 6e, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 277 पे है द स्ट्रेन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज इन द सैंपल बार। स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेन आएगा, थर्मल स्ट्रेन को क्या लिखते हैं, डेल्टा थर्मल फ्री एक्सपेंशन बाय पर यूनिट लेंथ, रिएक्शन एल अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं और डिवाइड बाय एल, तो एल से एल कट गया, थर्मल स्ट्रेन क्या हो गया अल्फा डेल्टा टी हो गया, थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी हो गया। 277 का आंसर क्या हो जाएगा, 277 का आंसर हो जाएगा ए। 278 पे आइए, 278 पे आएंगे, 278 पे आइए। 278 द रेशियो ऑफ द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोड्यूस्ड अंडर द ऑन वेट एंड द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू द ऑफ द बार। देखिए एक्सटर्नल द रेशियो ऑफ द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द ओन वेट। पहले ओन वेट का लिखिए, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द ओन वेट क्या लिखते हैं, PL अपॉन 2ae, और उसके बाद बोल रहा है क्या कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू, इसको डिवाइड करिए, डिफ्लेक्शन और इलोंगेशन ड्यू टू द फोर्स एक्सटर्नल बाय फोर्स एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल PL अपॉन ae से होगा। चलिए PL अपॉन 2ae और ये हो गया PL अपॉन, इसको मिटाते हैं, हाँ चलिए इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा PL अपॉन 2ae इंटू ae बाय PL, PL से PL कट गया, ae से ae कट गया, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2, ये आंसर आ गया 1/2।
इसका आंसर हो जाएगा 200 कितना है, 278 का आंसर हो जाएगा कितना, 278 का आंसर हो गया सी, 279 पे आइए। द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, यही तो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो 79 का हो गया।